नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज सर के साथ। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के बारे में। जानिए उनके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें, कैसा रहा उनके शुरुआती दिनों से लेकर और CJI तक का सफ़र, और आखिर विदाई के वक्त क्यों भावुक हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और क्या रहा उनके कार्यकाल में 10 ऐतिहासिक फैसले। सारे बिंदुओं पर हम बात बहुत संक्षेप में और बहुत आसान भाषा में करेंगे। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ के जीवन से लेकर। तो पहले आप जानिए डी.वाई. चंद्रचूड़ जी का पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जिनका जन्म 9 नवंबर 1959 को मुंबई में हुआ था। इनके फादर का नाम डी.वी. चंद्रचूड़ था, जो भारत के 16वें CJI भी रहे, जिनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा बड़ा था, लंबा रहा। इनकी माता प्रभा चंद्रचूड़ थी, जो ऑल इंडिया रेडियो की सिंगर थी। इनके एजुकेशन के बारे में हम बात करते हैं तो इनकी एजुकेशन इन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से ऑनर्स की डिग्रियां ली थी, और 1982 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से LLM किया था, और 1986 में न्यायिक विज्ञान डॉक्टरेट की इन्होंने डिग्री प्राप्त की, और 2015 में डॉक्टर राममोहन लोहिया विधि विद्यालय से इन्हें LLD की उपाधि प्राप्त हुई। शुरुआती दिनों में इन्होंने अपनी जो प्रैक्टिस थी वो मुंबई कोर्ट में की थी वकील के रूप में, और 1998 से लेकर 2000 के बीच में इन्हें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट किया गया था। 29 मार्च 2000 में ये मुंबई कोर्ट में अतिरिक्त जज के रूप में अपॉइंट किया गया था, और 2013 में इन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, और बाद में 13 मई 2016 के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट हुए थे, नियुक्त हुए थे। आगे चलकर 9 नवंबर 2022 के लिए इन्हें CJI के रूप में अपॉइंट किया गया था, और माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा इन्हें शपथ दिलाई गई थी। आज इनके कार्यकाल एज CJI के रूप में आखिरी दिन है, ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे, और नए CJI ऑफ इंडिया और नए CJI संजीव खन्ना अपॉइंट किए जाएंगे। हाँ, ये थी इनके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। अब हम बात करते हैं आखिर विदाई के वक्त क्यों भावुक हुए CJI। शुक्रवार के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ जी की फेयरवेल पार्टी थी, और उसी फेयरवेल पार्टी में एक स्पीच के दौरान वो भावुक हो गए, और उन्होंने कहा कि अगर मैंने किसी को ठेस पहुंचाई हो तो मुझे कृपया माफ़ कर देना, और आगे बोले कि यह अदालत ही है जो मुझे आगे बढ़ाती है। हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्हें हम जानते तक नहीं हैं। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। यदि मैंने कभी अदालत में किसी को ठेस पहुंचाई हो तो मैं चाहूँगा कि आप कृपया करके मुझे माफ़ कर दें। यह बात कहते हुए भावुक हो गए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं। Last, may I only say this? I'm sure all of you are aware of the amount that I have received my share of trolling. I'm probably one of the most trolled individuals and judges across the system. I will only say with a शायरी, and the शायरी is, मुखालिफ्त से मेरी शख्सियत संवरती है, मुखालिफ्त से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। But on a lighter vein, I'm just wondering what will happen from Monday, because all those who trolled me will be rendered unemployed. उसके बाद बात करते हैं इनके कार्यकाल में ऐतिहासिक फैसलों के बारे में। तो इनके कार्यकाल का ऐतिहासिक पहला जो फैसला था उस पर चर्चा करते हैं। पहला इनका जो फैसला था इलेक्टोरल बॉन्ड पर निर्णय। तो पहले आप ये समझिए इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या। तो इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रकार का उपकरण है जो प्रोमिसरी नोट और ब्याज मुक्त बैंकिंग टूल की तरह काम करता है। भारत में पंजीकृत कोई भी नागरिक या संगठन RBI द्वारा निर्धारित KYC मानदंडों को पूरा करने के बाद इन बॉन्ड को खरीद सकता है। जानिए इस पर निर्णय क्या था, तो समझिए निर्णय के लिए मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में
5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 2018 में लागू किए गए इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना को असंवैधानिक और मनमाना घोषित कर दिया। यह योजना राजनीतिक पार्टियों को गुप्त रूप से धन प्राप्त करने की अनुमति देती थी। न्यायालय ने इसे राजनीतिक पार्टियों और दाताओं के बीच पक्षपाती सौदे की संभावना बताया और राज्य बैंक ऑफ इंडिया को चुनावी बॉन्ड्स जारी करने से रोकने का आदेश दिया। बात करते हैं उनके सेकंड ऐतिहासिक फैसले के बारे में। तो प्राइवेट संपत्ति भी निर्णय था। उनका कहना यह था कि राज्य जो है किसी की निजी संपत्तियों को समुदाय के भले के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती है। यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 31C से संबंधित था। और अगला डिसीजन उनका था 370 पे। जो 370 आर्टिकल था वो कश्मीर को विशेष दर्जा देता था, उसको ख़त्म कर दिया। यह उनका महत्वपूर्ण निर्णय था। का जो डिसीजन था वो समलैंगिक विवाह पर निर्णय था। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। का जो डिसीजन था उत्तर प्रदेश मदरसा कानून पर। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश में मदरसों के संचालन का नियंत्रण करने वाले 2004 के कानून को इन्होंने वैध ठहराया। इनका जो फैसला था नीट यूजी परीक्षा पर निर्णय। डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा के 2024 के लिए पुनः परीक्षा की मांग को अस्वीकार कर दिया और ये कहते हुए कि पेपर लीक की घटना व्यापक नहीं थी और परीक्षा की सत्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और जो नवा इनका डिसीजन था सांसदों और विधायकों की इम्यूनिटी पर निर्णय था। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एक संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि सांसद या विधायक किसी भी रिश्वत लेने के आरोप में अभियोजन से इम्यूनिटी का दावा नहीं कर सकते हैं। इसे लोकतंत्र भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। 10वां इनका था बाल विवाह पर निर्णय। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में न्यायालय ने बाल विवाह के रोकथाम के लिए विभिन्न निर्देश जारी किए। अदालत ने कहा कि बाल विवाह बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करता है और इसे रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। रिटायरमेंट के आखिरी दिन सीजीआई ने अहम फैसला सुनाया। उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को बरकरार रखा और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए अल्पसंख्यक का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये अगली बेंच तय करेगी और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट 3 जजों की बेंच का गठन करेगा। वीडियो हमारी समाप्त होती है और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हम पर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करें और अपनी राय ज़रूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।